हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोप्रिप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे 21 से 30 तक जो क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम 10-10 करके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पार्ट बी के। सो इस वाले में बाकी का क्वेश्चन देख लेते। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हो गया है। फॉर एन अर्थक्वेक कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है? ठीक है। First there, the magnitude and intensity decreases with the epicentral distance. The magnitude and intensity increases with the epicentral distance. The magnitude remains unchanged and intensity decreases with the epicentral distance. ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल में नापा जाता है, इंटेंसिटी को मॉडिफाइड मर्कली स्केल में नापा जाता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड बेसिकली होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक एट इट्स सोर्स। मतलब जो एक अर्थक्वेक जनरेट होता है वो कितना एनर्जी रिलीज होता है, ये एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक के लिए फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि एक अर्थक्वेक के लिए दो तीन मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। ठीक है। जो कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो फिक्स होता है, पर इंटेंसिटी किसको डिनोट करता है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। मतलब जो अर्थक्वेक होता है इसके वजह से जो हमें जो ग्राउंड शेकिंग होता है, डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर इफेक्ट्स हमें जो देखने को मिलता है, ये बेसिकली इंटेंसिटी हुई। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हायर द मैग्नीट्यूड हायर द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली द डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, जितना ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी हम बोलेंगे। और अगर नुकसान कम हुआ है तो इंटेंसिटी कम होगा हम बोलेंगे। ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, लेट सपोज मान लो कि एक रेगिस्तान में अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है। और रिक्टर स्केल में रीडिंग आया 8 मैग्नीट्यूड। मतलब एक बड़ा मैग्नीट्यूड का बड़ा अर्थक्वेक रेगिस्तान में आया है। वहाँ पे कुछ मतलब नुकसान होने के लिए कुछ नहीं है, ना पेड़ पौधा है, ना कुछ बिल्डिंग्स है, ना कुछ पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह है, कुछ नहीं है। तो हालांकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है अर्थक्वेक का, पर इंटेंसिटी बहुत लो हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में अगर कोई एक मतलब सिटी एरिया में, एक हाईली पॉपुलेटेड सिटी एरिया में अगर एक छोटा सा भी अर्थक्वेक आता है और उसमें से बहुत सारा प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, तो मे बी द मैग्नीट्यूड में बी लो बट द इंटेंसिटी शुड बी हाई। इंटेंसिटी और किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे कि फोकस ऑफ अर्थक्वेक, अगर डी फोकस होगा तो um, थोड़ा एनर्जी कम रिलीज होगा, दैट मे बी लीड्स टू लेस इंटेंसिटी बट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। ग्राउंड कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ग्राउंड कंडीशन कैसा है, कैसा रॉक्स मिलता है, किस कंपोजिशन, कैसा स्ट्रक्चर वगैरह है। अगर वो अर्थक्वेक को प्रिवेंट करता है या फेवर करता है, वो सब भी डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कैसा होगा। तो ये सब आप लोग थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए। और ये सब ये हमेशा याद रखना कि एक मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड जो होता है एक फिक्स्ड अर्थक्वेक के लिए वो फिक्स्ड होता है। ठीक है। इंटेंसिटी में वेरी एंड विथ इंटेंसिटी में वेरी विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के साथ कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। इंटेंसिटी बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया है? विथ इंक्रीजिंग क्लाइमेट वार्मिंग द ओपन ओशन रीजन आर एक्सपेक्टेड टू बिकम डेस। ओके। ऑप्शन नीचे से पढ़ लेते हैं। ओलिगोट्रोपिक ड्यू टू, पहले ये जो टर्मिनोलॉजी दिया गया है यूट्रोपिक एंड ओलिगोट्रोपिक, इसका मतलब आप समझ लीजिए। ओलिगोट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट पोर एंड यूट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिच। ओके। तो पहला सेंटेंस में क्या दिया है कि यूट्रोपिक ड्यू टू हायर ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिज्म एट द सरफेस। यूट्रोपिक अगर क्लाइमेट वार्मिंग होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जो एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ओशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है?
ये फर्क पड़ता है कि जो हमारे जो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जो जैसे मैं बोल रहा था कि ओलिगोट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिएंट पोर, मतलब जो पिछले कुछ क्वेश्चन में मैं बताया था जैसे कि हमारा डीप वाटर में बेसिकली ओशन के डीप वाटर में न्यूट्रिएंट एनरिच होके मिलता है, ठीक है। अपर ओशन में इतना न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं मिलता है, क्योंकि अपर ओशन में जो न्यूट्रेंट होता है वो यूज हो जाता है। मतलब जो यूफोटिक जोन में जो ज़्यादातर न्यूट्रेंट होता है वो फाइटोप्लैंक्टन एंड ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक एनिमल्स के द्वारा यूज हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी सारे न्यूट्रेंट कंटेंट वो एक्यूमुलेट होकर रहते हैं नीचे, मतलब ओशन के जो निचले भाग में, डीप ओशन में वो होके रहता है, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट मतलब जो टेम्परेचर बढ़ता है, तब क्या होता है, जो एक डेंसिटी डिफरेंस दिखाया जाता है, मतलब थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन हम उसे बोलते हैं। वो बनता है, मतलब जो लेस डेंस वाटर होता है वो ऊपर रह जाता है और नीचे रह जाता है हाई डेंसिटी वाला वाटर, और इन दोनों के बीच में एक बैरियर होता है जिसे हम मिक्स्ड लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बैरियर का क्रिएशन होता है, इसके वजह से क्या होता है, नीचे वाला जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर वो ऊपर नहीं आ पाता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, जो ऊपर जितने भी मतलब एनिमल्स वगैरह है, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स वगैरह है, वो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता। हालांकि सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, पर एक ऑटोट्रोफिक एनिमल्स को, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स को, या ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कुछ भी बोल सकते हैं, जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे ग्रो होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो सनलाइट, एक तो न्यूट्रिएंट। हालांकि सनलाइट मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, पर हाँ, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट वो क्या होता है, वो जो रीजन ओलिगोट्रोपिक हो जाता है, ठीक है। ओलिगोट्रोपिक मींस न्यूट्रिएंट पोर, ओलिगोट्रोपिक ड्यू टू हायर थर्मल सर्टिफिकेशन एंड रिड्यूसेस मिक्सिंग, एंड दो जो अपर वाटर एंड लोअर वाटर के बीच में मिक्सिंग होता रहता है, वो अभी नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और दोनों लेयर के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है, the process by which sediment grains moved by wind, water, jump or hoop along a surface is known as dash। जिसमें कि सेडिमेंट मूव होता है, जंप करके जाता है, उसका दो, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन, ठीक है। सॉरी, उसका इसका आंसर हो जाएगा सल्टेशन। सल्टेशन जिस प्रोसेस में होता है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक छोटा जंप लगा के, मतलब ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मीडियम साइज ग्रेन का, उस प्रोसेस को बोला जाता है सल्टेशन। एंड जो हेवी ग्रेन्स होता है, लाइक ऐसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा हेवी ग्रेन से, बड़ा साइज का ग्रेन से, यहाँ पे क्या होता है कि ये जंप करके नहीं जा पाता, एनर्जी इधर से इधर आ रहा है, तो ये रोल होके जाता है, ऐसे रोल होके जाता है, इसे बोला जाता है ट्रैक्शन, और ड्रैग भी बोला जाता है। इसी को ड्रैग भी बोला जाता है, मतलब ये ड्रैग होता है, होके जाता है, रोल होके जाता है, ड्रैग एंड रोल होके जाते हैं। इसको बोला जाता है ट्रैक्शन, जो मतलब जमीन के साथ लगा हुआ है। ये यहाँ से उठ के यहाँ तक, फिर यहाँ तक ऐसे करके जाता है, उसे सल्टेशन बोलते हैं। एंड सस्पेंशन क्या होता है, वो फ्लो के साथ, वो नीचे ही नहीं आता, फ्लो के साथ जाता है पर मिक्स नहीं होता है, मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, इतना पार्टिकल इतना छोटा हो जाता है कि उतना छोटा नहीं हो जाता है कि जो डिजल हो जाए, डिजल नहीं होता है, पर जो फ्लो के साथ, वाटर के साथ वो फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसे बोला जाता है सस्पेंशन। एंड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन में जो कंस्टिट्यूट, इतना जो पार्टिकल साइज इतना छोटा हो जाता है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, डिजल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, सस्पेंशन क्या है, ड्रैग क्या है, सल्टेशन क्या है। बाकी रहा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बेसिकली जो हम मतलब रेगिस्तान में ऐसा टाइप का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब हवाएं चल रहा है, विंड फ्लो हो रहा है, ये एक रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे अचानक से एक लार्ज अमाउंट ऑफ क्या लार्ज अमाउंट ऑफ रेत को ये
उठा के ले गया दूर कहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंडीशन थोड़ा ज्यादा था। तो ये जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, उसे बोला जाता है डिफ्लेशन। एंड ये डिफ्लेशन प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है कि इतना गहरा हो जाता है कि ये जो होता है वो वाटर टेबल को कट कर लेता है, और ये वहां पे पानी भर जाता है, यहाँ एक लेक क्रिएट हो जाता है, उसे बोला जाता है ब्लो आउट, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया। जैसे कि रेगिस्तान में भी आप लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो डेजर्ट पेवमेंट बोला जाता है, मतलब जो सॉफ्ट एंड हल्के वाला सेडिमेंट होता है, उनको उठा लेके चला जाता है विंड, पर बाकी जो बोल्डर के साइज या जो थोड़ा हेवी फ्रेगमेंट्स होता है वो वहीं पे पड़े पड़े रहते हैं। तो वो भी एक डिफ्लेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? द हॉरिजॉन्टल विंड इन स्मॉल स्केल vortices सच एज टोर्नाडो इज फॉलोस, ओके। हमें से याद रखना, टोर्नाडो एक साइक्लोस्ट्रोपिक विंड का एग्जांपल है, साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस का एग्जांपल है। तो ये साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस है क्या? मतलब साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस होता है कि एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो उन दोनों के बीच में जब बैलेंस आउट होता है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो उसे बोला जाता है साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस, ठीक है। और ये स्मॉल स्केल में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्मॉल स्केल में होता है। तो इसका आंसर हालांकि हो जाएगा साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस। बाकी के हम सब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, इन लोगों का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस, ठीक है। जियोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस याद रखना, जैसे कि मतलब लेट सपोज प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो हो रहा है, पर कोरियलिस फोर्स क्या करेगा? लेट सपोज ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, कोरियलिस फोर्स थोड़ा उसे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। फिर और थोड़ा डिफ्लेक्ट करेगा, फिर और थोड़ा, मतलब ऐसे होके जो विंड फ्लो होगा वो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एक पार्ट हो जाएगा उसका प्रेशर ग्रेडियंट, और ये एक पार्ट हो गया उसका कोरियोलिस फोर्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि जियोस्ट्रोपिक विंड इज द बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। पर साइक्लोस्ट्रोपिक में क्या होता है? जो हमारा कोरिलेस फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि कोरिलेस फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है, एक लार्ज स्केल फेनोमेना है, ठीक है। साइक्लोस्ट्रोपिक में एक छोटा छोटा ऐसे मतलब स्मॉल रोटेशन होता है जिसमें कि कोरिलेस फोर्स का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। और यहाँ पे किसका इफेक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की तरफ, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ एग्जर्ट होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसलिए वो ये जो जैसे ऐसे टोर्नाडो फॉर्म होता है, स्मॉल स्केल टोर्नाडो, स्मॉल स्केल रोटेशन ऑफ द विंड, these are the example of cyclotropic wind balance, and cyclotropic wind balance is due to the centripetal force and pressure gradient force, ठीक है। देन आता है इनर्शियल विंड बैलेंस। इनर्शियल विंड बैलेंस क्या है? एंड इट इज बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिसमें कि कोरियोलिस फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द विंड लीडिंग टू ए सर्कुलर पाथ। मतलब जैसे कि नॉर्मल, जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है मूवमेंट को, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये जो रोटेशन जो इंडिकेट करता है, इसे ही हम सिंपली इनर्शियल विंड बैलेंस बोल सकते हैं। पर ये हाइपोथेटिकल है, जैसे कोरियोलिस फोर्स हाइपोथेटिकल है, कोरियोलिस फोर्स को थोड़ा ना हम उसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब कहने का मतलब सिग्निफिकेंस तो है, पर जैसे कि कोई कोई बोलते हैं उसे कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है, रेदर देन कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब इमेजिन किया जाता है अर्थ के रोटेशन के वजह से ही ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है, ठीक है। देन आता है ग्रेडियंट विंड बैलेंस। ग्रेडियंट विंड बैलेंस क्या है? इट इज ए मोर जनरल बैलेंस। मतलब ये किस किस के बीच में होता है? बोथ कोरियोलिस फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इन तीनों के बैलेंस की वजह से जिस टाइप का विंड फ्लो होता है उसे ग्रेडियंट विंड बैलेंस बोला जाता है। और उस ग्रेडियंट विंड बैलेंस बैलेंस में जब कोरिलेस फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस में। ठीक है, आशा करता हूँ ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा नोट कर रहे होंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार आता रहता है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे वो कंफ्यूज करता है साइक्लोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस क्या है, साइक्लोस्ट्रोपिक फ्लो का एग्जांपल पूछ लेता है, जियोस्ट्रोपिक विंड बैलेंस का एग्जांपल पूछ लेता है, ये सब मतलब वो करता रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ, ये एक न्यूमेरिकल है, इसका एक्चुअली सॉल्यूशन मैंने करके अटैच कर लिया है पीपीटी में। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये करने के लिए ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका। पहले आंसर देख लेते हैं, इतना होगा। पहले ये रहा उसका कैलकुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन में मांगा क्या है, एक्टिविटी ऑफ 14 मिलीग्राम, एमजी का मतलब यहाँ मिलीग्राम। ठीक है, ये इधर दिया है जो सॉरी 14 mg ऑफ कार्बन 14 mg का मतलब ये मिलीग्राम होता है। ठीक है, एक्टिविटी पूछा गया है। ठीक है, एक्टिविटी मतलब जो डीके एक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला एक होता है। तो एक्टिविटी ऑफ द 14 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, लैम्डा का वैल्यू दिया है, इन डिकेज पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली डैश, डिकेज पर सेकंड में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसा होगा, जैसे ये नोट करके रख लीजिए, जो एक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, डीके कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कितना एटम इन्वॉल्व हो रहा है और उसका डीके कांस्टेंट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट को ही हम एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट हमें डीके कांस्टेंट तो गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास कार्बन 14 का मोलिकुलर मास है, एटॉमिक मास है। कार्बन 14 का जो एटॉमिक मास है कितना, उसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। मोलर मास मतलब 1 मोल कार्बन 14 का मास होता है 14 ग्राम। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि 14 ग्राम जो होता है 1 मोल कार्बन 14 का मास होता है। 1 मोल कार्बन 14 इज गिव राइज टू 14 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन 14 का कितना मोल होगा, 1/14 मोल होगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 1/14 मोल ऑफ कार्बन 14। ठीक है, वैसे हमें गिवन क्या दिया है, कितना मोल दिया गया है, जैसे कि 14 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 दिया गया है। ठीक है, तो 14 ग्राम कार्बन का कितना मोल होगा, 14 ग्राम, 14 यहाँ पे जो मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ इंटू करेंगे, तो इतना ग्राम जो कार्बन होता है उसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 0.001, मतलब 0.001 मोल ऑफ कार्बन 14 हमें मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये जो एवोगाड्रोस नंबर है उसका एक फिक्स वैल्यू है, इसका वैल्यू है 10⁻022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर है। इसका मतलब क्या है, एवोगाड्रोस नंबर होता क्या है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ समथिंग, 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ भी हो गया, 1 मोल ऑफ समथिंग इज एत्तिकी इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमें 1 मोल ऑफ कुछ भी एलिमेंट का जो निकालेंगे इतना नंबर ऑफ एटम्स उसमें मिलेगा, मतलब इतना नंबर ऑफ एटम्स अगर हम उस मॉलिक्यूल उस एटम का लेते हैं तो वो 1 मोल कहला जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स हम हमारा निकाला है 0.001 एंड एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा क्या, 6.022 इंटू 10⁻20 एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल गया। देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, एक्टिविटी का फॉर्मूला दिया गया है कि डीके कांस्टेंट का वैल्यू हम पुट कर लिए, सॉरी डीके कांस्टेंट का वैल्यू इधर पुट कर लिए, फिर नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू पुट कर लिए,
तो फाइनल जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.31 इंटू 10 टू द पावर 9 डीकेज पर सेकेंड। ठीक है, ये रहा उसका आंसर। तो ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि जो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली इजी होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर ये एक्टिविटी का फॉर्मूला पता है और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है वो पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया गया है कि which one of the following meteorite type is not derived from differentiated planeted body। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला जाता है इनमें से कौन सा वो मेटेओराइट है जो डिफरेंशिएटेड प्लेनेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने मेटेओराइट में पढ़ा होगा कि कार्बोनेसिस कंड्राइट जो होते हैं वो हमारा प्राइमोर्डियल अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमोर्डियल अर्थ का मतलब क्या है? जब मतलब अर्थ का डिफरेंशिएशन शुरू नहीं हुआ था, तब जो अर्थ का कंपोजिशन था वही कंपोजिशन है कार्बोनेसिस कॉन्ट्रैक्ट का। ये एक टाइप ऑफ मेटेओराइट है जो कि अनडिफरेंशिएटेड प्लैनेटरी बॉडीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड आयरन मेटेओराइट सम हाउ द कोर को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो सिलिकेट जो रॉकी मेटेओराइट होता है वो डिफरेंशिएटेड क्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। पर जो कार्बोनेसिस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हर टाइप के कंपोजिशन मिलते हैं, मतलब वो जो कोर हो गया या क्रस्ट हो गया उनका जो मिक्स वाला कंपोजिशन हमें कार्बोनेसिस कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलता है। तो जो एक प्लैनेटरी बॉडी अनडिफरेंशिएट होता है उसका कोई पार्ट अगर मेटेरियल बन के हमारे धरती में गिरेगा तो उसको हम ऑब्जर्व करके हमारे अर्थ का जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में क्या कैसा कंपोजिशन रहा होगा वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्बोनेसिस कॉन्ट्रैक्ट। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? In which one of the following town the magnetic needle in a deep circle deviate the most from the horizontal। मतलब टेंड्स टू वर्टिकल होगा कौन से टाउन में जो मैग्नेटिक नीडल होता है? पहले उसका आंसर देख लेते हैं। लखनऊ होगा। क्यों होगा? पहले हम मैग्नेटिक नीडल का कैसे ओरिएंटेशन वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपको ये पता है जैसे कि ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ, ये जियोमैग्नेटिक साउथ एंड ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। मतलब जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक साउथ, मतलब साउथ के ये एक्चुअली नॉर्थ है, पर जो बायर मैग्नेट का साउथ वाला पोर्शन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हालांकि बायर मैग्नेट का साउथ इधर नॉर्थ इधर है, पर जो जियो मैग्नेट का हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक नॉर्थ ये है, जियो मैग्नेटिक साउथ ये। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर हम एक मैग्नेट को, एक सिंपल बार मैग्नेट को लेंगे और एक मतलब रस्सी से बांध के ऐसे झुलाएंगे, तो वो कितना एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल करके रहेगा, वही बेसिकली उसका मैग्नेटिक नीडल का एंगल हम बताते हैं। जैसे पोल के आसपास हम देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल सरफेस से वर्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटर के आसपास सरफेस से पैरेलल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये सरफेस के साथ पैरेलल है, और इन बीच में जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा एंगल करके रहता है। ठीक है, तो इसमें बोला जाता है, मतलब इसमें हम क्या देखते हैं कि इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाता है सरफेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग डाउन द मैग्नेटिक नीडल इन अ डीप सर्किल डेविएट मोस्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब हॉरिजॉन्टल से ज्यादा डेविएट होगा, मतलब टेंड्स टू वर्टिकल, मतलब वो पोल के आसपास होगा, इक्वेटर से दूर होगा। ये देखो त्रिवेंद्रम, तिरुपति एंड उज्जैन, ये तीनों मतलब इन ये इस तीनों से लखनऊ थोड़ा मतलब नॉर्थ में है, मतलब पोल के पास है। अगर हम पोल से मतलब शुरू करेंगे निकलना, पहले लखनऊ को क्रॉस करेंगे, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक, मतलब ये दोनों साउथ इंडिया में आता है। ठीक है, उज्जैन जो मध्य प्रदेश में, लखनऊ थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो as Lucknow is closest to the pole, so the magnetic needle is tends to vertical or far away from the
हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following sequence shows the correct order of fast appearance in the geological record since Precambrian? इस टाइम, ये आपको टाइम स्केल में मिल जाएगा। इन सबको आपको एज याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मतलब इडियाकारन बायोटा जो होता है, इडियाकारन फोना होता है, वो डिमार्क करता है लेट प्रोटोजोइक को, मतलब इसका एज हो गया प्रोटोजोइक। एम्फीबियन का एज हो गया कार्बोनिफेरस, एंड लैंड प्लांट का एज हो गया डेवोनियन। ठीक है, तो पहले आ गया इडियाकारन बायोटा, देन आ गया लैंड प्लांट, देन आ गया एम्फीबोल। हम एज के रेस्पेक्ट में ऐसे मतलब इडियाकारन का ज्यादा एज है, देन लैंड प्लांट, देन एम्फीबियन। ये सब टाइम स्केल में आपको मिल जाएगा, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला प्लांट का एज क्या है, पहला एम्फीबियन, पहला रेप्टाइल, पहला फॉरेस्ट, फास्ट मैमल्स, ये सब जो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। अगर आप लोग समझ जाओगे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, मतलब आर्कियन से लेके रिसेंट तक कैसे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, तो उसी से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं पहले लैंड प्लांट आया था या पहले एम्फीबियन आया था या पहले इंडिया बाट आया था। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए फ्लैश फ्लोर डिपॉजिट इज लाइकली टू बी। पहले तो फ्लैश फ्लोर क्या है ये आप समझिए। फ्लैश फ्लोर मतलब अचानक आने वाला फ्लोर। मतलब जो फ्लैश फ्लोर होता है वो क्या डिपॉजिट करता है, टाइपिकली एग्जिबिट ए मल्टी मॉडल ग्रेन साइज। मतलब उसका जो सोर्स होता है कुछ भी हो सकता है। मतलब वो रिवर हो सकता है, हिल स्लोप होता है, चैनल हो सकता है। अचानक से जो बाढ़ आता है वो उसके सामने जो भी आता है, जिस टाइप का ग्रेन साइज आता है, वो सबको उठा के लेके चला आता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा मल्टी मॉडल। मतलब मल्टीपल सोर्सेस ऑफ ग्रेन। मतलब जो फ्लैश फ्लड लेके आता है वो जो सेडिमेंट्स का वो जो ग्रेन का जो सोर्स होता है वो मल्टीपल सोर्सेस से आता है। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइपिकल डीप अमाउंट ऑफ अनरूफिंग जॉइंट? अनरूफिंग जॉइंट बेसिकली आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम एक्सटेंशनल जॉइंट बोलते हैं जो मतलब मैग्मा का राइज होता है, तो जो बेसाल्टिक मैग्मा का राइज होता है उसके बाद वो सॉलिडिफिकेशन के टाइम जो ऐसे ऐसे करके, लेट सपोज जैसे आपने कोई मूवी में भी देखा होगा, जैसे कि एक सीन वगैरह ऐसे, मतलब ऐसे वर्टिकल वर्टिकल करके जॉइंट्स, मतलब जो बेसाल्टिक जॉइंट्स मिलते हैं उसे बोल देते हैं अनरूफिंग जॉइंट, जिसका रूफ ही नहीं होता है, ऐसे वर्टिकल वर्टिकल लेता है। तो उनका डीप एंगल नियरली कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो क्लोजेस्ट आंसर है 75 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 90 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर पार्ट बी को जल्दी से खत्म करके हम पार्ट सी भी शुरू करेंगे। और ऐसे करके एक एक बाकी जितने भी ईयर बाकी ये है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।